नारायण सिंघानिया एक आईएएस अधिकारी और सुमित्रा सिंघानिया एक अध्यापक हैं। इस समय दोनों रिटायर हो चुके हैं। नारायण सिंघानिया का बड़ा बेटा और बहू बंटवारा चाहते थे, इसीलिए उन्होंने घर में हंगामा मचा रखा था। लेकिन आज तक वो ये नहीं जानते थे कि उनके पिता के पास कितनी संपत्ति है। नारायण सिंघानिया ने कभी भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपने बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि शुरू से उनका मानना था कभी भी अपनी सारी संपत्ति के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताना चाहिए। लेकिन सुमित्रा सिंघानिया नारायण सिंघानिया की बात से सहमत नहीं थी। नारायण सिंघानिया ने अपनी नौकरी बहुत ही ईमानदारी से की, इसीलिए सभी लोग उनको बहुत ही सम्मान देते हैं। नारायण सिंघानिया अपने ऊपर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने पूरी नौकरी में कोई भ्रष्ट काम नहीं किया, किसी से कोई घूस नहीं ली। नारायण सिंघानिया का बड़ा बेटा बहुत ही चालाक है। उनके बड़े बेटे का नाम श्लोक सिंघानिया और छोटे बेटे का नाम राज सिंघानिया है। नारायण सिंघानिया और सुमित्रा सिंघानिया आज बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके बड़े बेटे श्लोक सिंघानिया की शादी थी। उनके परिवार में एक नया सदस्य शामिल होने वाला था। सुमित्रा सिंघानिया ने अपनी बहू के लिए बहुत सारे सपने देख लिए थे। अब उनके सपने पूरे होने का समय आ गया था। नारायण सिंघानिया ने अपने बेटे की शादी में बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया था। श्लोक सिंघानिया की शादी मोनिका सिंह से बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। मोनिका सिंह सिंघानिया हाउस की बहू बनकर घर में प्रवेश करती है। 3-4 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। उसके बाद फिर मोनिका सिंह ने अपना असली रूप दिखाया। एक दिन की बात है, मोनिका अपनी सासू माँ सुमित्रा सिंघानिया के साथ ज्वेलरी शॉप पर गई। दरअसल सुमित्रा सिंघानिया के रिलेशन में एक शादी थी, इसीलिए वो अंगूठी खरीदने के लिए आई थी अपनी बहू मोनिका को लेकर। लेकिन मोनिका ने अपना एक अलग ही दिमाग लगा लिया था। सुमित्रा सिंघानिया ने अंगूठी खरीद ली तो फिर मोनिका ने कहा, मम्मी जी, मुझे ये नेकलेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुमित्रा सिंघानिया ने अपनी बहू से कहा, मोनिका बहू, जब तुम श्लोक के साथ शॉप पर आना तो यही हार खरीद लेना। तब तक मैं 5,000 की पेमेंट कर देती हूँ, जिससे ये हार तुम्हारा हो जाएगा। जब भी समय मिले श्लोक के साथ आ जाना और ये हार ले जाना। मम्मी जी, ये हार मुझे बहुत ही पसंद है और श्लोक के पास अभी इतने रुपए नहीं हैं कि वो मुझे ये हार खरीद कर दे सके। इसीलिए मम्मी जी, आप ही ये हार मुझे दिला दीजिए। वो हार लगभग 2 लाख के अराउंड का था और सुमित्रा सिंघानिया नारायण सिंघानिया से बिना पूछे इतनी बड़ी पेमेंट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जब भी कुछ खरीदने जाती थी तो पहले नारायण सिंघानिया से उस बारे में बात कर लेती थी। वैसे तो ज़्यादातर सुमित्रा नारायण सिंघानिया के साथ ही शॉपिंग करने जाती थी, क्योंकि नारायण सिंघानिया को भी अच्छा लगता था जब वो सुमित्रा को शॉपिंग करवाने जाते थे। मोनिका ने सुमित्रा जी को बहुत फोर्स किया उस हार के लिए और आखिरकार सुमित्रा जी मान गई और उन्होंने मोनिका को वो हार दिला दिया। वो हार 2,25,000 का था। मोनिका बहुत खुश थी कि आखिरकार वो हार उसने ले लिया अपनी चालाकी से। दोनों वापस घर आ जाती हैं, लेकिन सुमित्रा सिंघानिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन में सोच रही थी कि नारायण को कैसे बताए। शाम को नारायण सिंघानिया अपने ऑफिस से घर आए तो सुमित्रा जी उनके लिए चाय लेकर गई। नारायण ने सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा, अंगूठी ले आई हो ना? कल सुबह हम दोनों को निकलना है। सुमित्रा ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो नारायण को कैसे बताए कि मोनिका ने अपने लिए सोने का हार खरीदा है। तभी नारायण जी ने खुद ही पूछ लिया, सुमित्रा, तुमने 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकाले, क्या हुआ था? तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे थे ना? तो सुमित्रा ने बताया। रात जब घर आया था तो उसने बताया कि उसकी बीटेक की फीस जमा करनी है, इसीलिए मैंने 2 लाख का चेक उसको दे दिया और मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए बचे थे। जब तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए बचे थे तो फिर मेरे अकाउंट से निकालने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सुमित्रा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो नारायण को कैसे बताएं, क्योंकि सुमित्रा जी ने आज तक
उनसे बिना पूछे कुछ नहीं खरीदा था और आज इतनी बड़ी चीज खरीद ली और उनसे एक बार पूछा भी नहीं। सुमित्रा जी ने हिम्मत करके मोनिका के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे मोनिका ने जबरदस्ती वो हार उनसे खरीदवाया। नारायण जी को सुमित्रा की इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा तो आया था, लेकिन उन्होंने सुमित्रा से कुछ नहीं कहा क्योंकि सुमित्रा ने पहली बार उनसे बिना पूछे कुछ खरीदा था। और फिर सुमित्रा अपना कमाती भी तो है, तो उसके रुपए पर तो सिर्फ उसी का अधिकार है। वो चाहे जैसे खर्च कर सकती है, ऐसा नारायण जी का मानना था। नारायण जी ने सुमित्रा जी से कहा, सुमित्रा एक बात मेरी बहुत अच्छी तरह से समझ लो। आजकल के बच्चे बहुत ही तेज होते हैं, इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना, दिल से काम मत लेना, क्योंकि हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ क्या होगा हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसीलिए हमें पहले से ही अपनी तैयारी करके रखनी होगी। सुमित्रा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो नारायण, तुम्हें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है क्या? सुमित्रा, तुमने अभी बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों से बातचीत नहीं की है, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तुम तो सिर्फ अपने स्कूल के लोगों तक ही सीमित हो, लेकिन आज बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इससे तुम बिल्कुल अनजान हो। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके बच्चों ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुमित्रा नारायण जी की बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। उसने नारायण से कहा, अब से मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। श्लोक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। रात में 8 बजे जब वो घर आया तो मोनिका ने उसे हार के बारे में बताया तो वो बहुत ही खुश हो गया। अरे वाह मोनिका, तुमने तो एक ही दिन में हमारे 4 महीने की सैलरी कमा ली। श्लोक की बात सुनकर मोनिका खुश होते हुए बोली, अरे अभी तो आप आगे आगे देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ये तो मेरा पहला अटैक था सासू माँ के रूपियों पर। सुमित्रा जी ने रात का डिनर तैयार कर दिया था। मोनिका किचन में आई अपने लिए और श्लोक के लिए खाना निकाल कर चली गई। राज अभी तक घर नहीं आया था, इसीलिए सुमित्रा जी उसका इंतजार कर रही थी। जब राज घर वापस आया तो सुमित्रा जी ने पूछा, बेटा इतनी रात तक कहाँ थे? एक बार फोन करके बताने की जरूरत भी नहीं समझी कि तुम्हें लेट हो जाएगा। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर काम आप लोगों से पूछ कर करूँगा। जहाँ लोग नारायण सिंघानिया और सुमित्रा सिंघानिया की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, वहीं पर उनके बच्चे लगातार उनका अपमान करते रहते थे। नारायण जी को जब कभी बहुत गुस्सा आता था तो वो अपने बेटों पर हाथ उठा दिया करते थे, क्योंकि कोई सुमित्रा का अपमान करे ये नारायण से बर्दाश्त नहीं होता था। क्योंकि आज नारायण जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी सुमित्रा की वजह से। नारायण के आईएएस ऑफिसर बनने में पूरा का पूरा हाथ सुमित्रा का था। ये सुमित्रा की मेहनत का नतीजा था जो आज नारायण एक आईएएस ऑफिसर हैं। सुबह सुमित्रा जी को स्कूल जाना होता था, इसीलिए सुबह का चाय नाश्ता सुमित्रा जी बना लिया करती थी। बाकी सबके लिए मोनिका लंच बनाकर पैक कर देती थी। लंच मोनिका सबके लिए बनाती थी, इसीलिए शाम का डिनर सुमित्रा जी अकेले बना लिया करती थी और मोनिका आराम से श्लोक से बातें किया करती थी। ये चीज़ नारायण जी को कभी कभी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन सुमित्रा जी की वजह से वो कुछ नहीं कहते। सुमित्रा जी ने कई बार नोटिस किया कि घर पर अगर कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाना होता था तो मोनिका उनके फ़ोन से किया करती थी और पेमेंट भी उन्हीं के गूगल पे से कर देती थी। जैसे ही सुमित्रा जी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने अपना पिन नंबर चेंज कर दिया और फिर उसके बाद मोनिका को अपना पिन नंबर कभी नहीं बताया। कई बार मोनिका ने उनसे पिन नंबर जानने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा जी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने मोनिका से कहा, मोनिका बहुत छोटी छोटी चीज़ें मंगाने के लिए ज़्यादा अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना ठीक नहीं है। श्लोक से कहकर कुछ कैश निकलवा लिया करो। मोनिका को अपनी सासू माँ की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। जी मम्मी जी कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। संडे का दिन था। सुमित्रा नारायण के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी तो मोनिका ने कहा, मम्मी जी मुझे भी कुछ साड़ी खरीदनी है, इसीलिए मैं भी साथ चलती हूँ। अब अक्सर ऐसा होता था कि सुमित्रा जी अगर कहीं कुछ खरीदने की बात करती तो मोनिका उनके साथ हो लेती थी,
लेकिन धीरे धीरे करके सुमित्रा जी भी सब कुछ समझने लगी थी। नारायण जी मॉल में इधर उधर घूम रहे थे। सुमित्रा और मोनिका ने कुछ साड़ी पसंद की। सुमित्रा जी ने अपनी साड़ी की पेमेंट कर दी तो मोनिका ने कहा, मम्मी जी इसकी भी पेमेंट कर दीजिए, मैं आपके घर में रुपए दे दूंगी। सुमित्रा जी मोनिका की होशियारी समझ गई थी। उन्होंने कहा, मोनिका बहू, मेरे पास इतने ही रुपए थे और मेरी बैंक का सर्वर डाउन है, इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, और फिर तुम्हारे पापा जी ने मना किया है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करूं। तो बेटा तुम एक काम करो, इन भैया से क्यूआर कोड ले लो और श्लोक को भेज दो, वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। मोनिका ने 2 साड़ी पसंद की थी, उसने एक हटा दी और एक की पेमेंट खुद ही कर दी। मोनिका मन ही मन में सोच रही थी कि अब उसके कोई भी होशियारी नहीं चलने वाली है। अब जब सुमित्रा जी शॉपिंग करने के लिए जाती थी तो मोनिका उनके साथ नहीं जाती थी, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि उसकी सासू माँ की जेब से उसके लिए कुछ नहीं निकलने वाला है। कहते हैं जब इंसान पर पड़ती है तो वो अपने आप सब कुछ सीख जाता है। धीरे धीरे करके सुमित्रा जी भी सब सीखने लगी थी। अब उनके अंदर भी होशियारी आ गई थी और इस सासू माँ की ये होशियारी मोनिका को खटकने लगी थी। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया था और राज का बीटेक कंप्लीट हो गया था। उसका बहुत ही अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। अब नारायण और सुमित्रा को राज की शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने राज के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया और फिर एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था दीप्ति। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। दीप्ति देखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल परी की तरह। राज को दीप्ति बहुत ही पसंद आई थी। उसने शादी के लिए तुरंत ही हाँ कर दिया और फिर राज और दीप्ति की शादी भी धूमधाम से संपन्न हो गई। दीप्ति ने सिंघानिया हाउस में छोटी बहू बनकर गृह प्रवेश किया। दीप्ति ने पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उसके आने की वजह से सुमित्रा जी को बहुत ही आराम मिला। दीप्ति सुमित्रा जी को कोई काम नहीं करने देती थी, यहाँ तक कि वो सारा काम अकेले कर लेती थी। अपनी जेठानी से भी हाथ बटाने के लिए नहीं कहती थी। दीप्ति को घर के काम करना बहुत ही पसंद था। वो अपने घर में ही सारा काम खुद ही करती थी। सुमित्रा जी मन ही मन में सोच रही थी कि मोनिका ने एक हार खरीदा था, इसीलिए अब दीप्ति को भी एक हार खरीद कर देना चाहिए ताकि दोनों को बराबर मिले, कभी भी हार को लेकर कोई झगड़ा ना हो। सुमित्रा जी अभी सोच ही रही थी, उधर मोनिका ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। एक दिन उसने दीप्ति को वो हार दिखाया और उसे बताया कि मम्मी जी ने उसे वो हार तब दिलाया था जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन दीप्ति के ऊपर मोनिका की बातों का कोई असर नहीं हुआ। दीप्ति ने कहा, सच में भाभी हार बहुत ही अच्छा है। अच्छा दीप्ति, ये बताओ तुम्हें मम्मी जी ने क्या दिया था जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी? दीप्ति ने बताया, अभी तो मम्मी जी ने कुछ नहीं दिया है। वो मुझसे कह रही थी कि एक दिन ज्वेलरी शोरूम में चलना और वहाँ पर तुम्हें जो भी पसंद आए वो ले लेना। फिर संडे का दिन आ गया था, तीनों ज्वेलरी शोरूम में पहुँच गई। दीप्ति ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे एक लॉकेट दिला दीजिए, उसको मैं अपनी चैन में डालकर पहनूंगी। दीप्ति की बात सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, बहू लॉकेट के साथ साथ एक चैन भी ले लो। तो दीप्ति ने कहा, नहीं मम्मी जी, चैन तो मुझे राज ने दी है, इसीलिए सिर्फ मुझे एक लॉकेट की ज़रूरत है। दीप्ति ने एक लॉकेट पसंद किया जिसकी कीमत 35,000 रुपये थी। मोनिका ये देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि कैसी पागल लड़की है ये। कम से कम 3-4 लाख का कुछ खरीदना चाहिए था और ये तो सिर्फ 35,000 रुपये में लटक गई। वो मन ही मन में सोच रही थी कि कितनी बेवकूफ़ लड़की है ये। लेकिन इसी बेवकूफ़ लड़की ने सुमित्रा जी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। सुमित्रा जी ने कई बार नोटिस किया कि जब वो कहीं भी बाहर शॉपिंग के लिए जाती और वो कोई छोटी मोटी चीज़ खरीदती तो उसकी पेमेंट दीप्ति खुद अपने अकाउंट से कर दिया करती थी। सुमित्रा जी उसको पैसे देने की कोशिश करती तो दीप्ति साफ साफ मना कर दिया करती थी और वो कहती, मम्मी जी ये पैसे आपके बेटे की कमाई है, इस पर आपका भी हक है, इसीलिए आपको इसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीप्ति की वजह से राज में भी काफ़ी बदलाव आए थे। वो अब समय पर घर आने लगा था और बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं खाता था
अब वो घर का खाना पसंद करने लगा था। ये सब देखकर सुमित्रा जी बहुत खुश हो जाया करती थी। धीरे धीरे करके राज सुधरता जा रहा था और श्लोक अपनी पत्नी की वजह से बिगड़ता जा रहा था। श्लोक और उसकी पत्नी मोरिका हर समय पैसे की रट लगाए रहते थे। एक दिन की बात है, सभी लोग घर में बैठे हुए थे। सुमित्रा सिंघानिया और नारायण सिंघानिया दोनों रिटायर हो चुके थे। नारायण जी ने अपने बेटों से कहा कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं और तुम दोनों अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहो तो कर लो, मैं ये रुपए तुम लोगों को दे दूंगा। तभी मोनिका बीच में बोल पड़ी, पापा जी पैसों के साथ साथ जमीन का भी बंटवारा कर दीजिए, हम लोग अपना घर अलग बनाना चाहते हैं। तभी श्लोक ने भी बोला, हाँ पापा जी, मोनिका सही कह रही है, हम लोग अपना एक अलग घर बनाना चाहते हैं जो हमारे नाम पर हो। और पापा जी हमें इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि उस हिस्से के मुझे पैसे दे दीजिए जिससे हमें अपना घर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। नारायण सिंघानिया और सुमित्रा सिंघानिया को यकीन नहीं हो रहा था अपने बेटे और बहू की बात सुनकर। कहाँ नारायण सिंघानिया ये सोच रहे थे कि उनके बेटे अपना बिजनेस कर लेंगे। बंटवारे की बात सुनकर सुमित्रा सिंघानिया को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नारायण जी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये रुपए मैं तुम दोनों में बांट देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से अगर तुम लोग चाहो तो अपना बिजनेस शुरू कर सको, लेकिन मैं अभी प्रॉपर्टी बांटना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक हम दोनों जिंदा हैं तब तक हमारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमारे और सुमित्रा के नाम रहेगी, और जिस दिन हम दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे उस दिन ये सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों में आधी आधी बट जाएगी। सुमित्रा जी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कहा, एक काम करो, हमारे जो 2 प्लाट हैं उनमें से एक प्लाट श्लोक के नाम कर दो। सुमित्रा, वो 2 प्लाट हैं इसीलिए बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम ये बताओ कि हम इस घर का बंटवारा कैसे करेंगे। इस पर राज और दीप्ति ने कहा, पापा जी ये जो 50 लाख रुपए हैं ये आप पूरे के पूरे बड़े भैया को दे दीजिए, वो अपना घर बनवा लेंगे, इस घर का बंटवारा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नारायण जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा राज इतना समझदार हो गया है। राज ने वो सारे रुपए अपने श्लोक भैया को दिलवा दिए और नारायण सिंघानिया ने एक प्लॉट भी अपने बेटे श्लोक सिंघानिया के नाम कर दिया। श्लोक ने बहुत ही हाई फाई सोसाइटी में 50 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा जो 8वीं मंजिल पर था। मोनिका बहुत ही खुश थी कि उसका अपना घर हो गया है। श्लोक और मोनिका दोनों अपने फ्लैट में रहने के लिए चले गए। धीरे धीरे करके श्लोक और मोनिका की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। उन दोनों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मोनिका कभी मां नहीं बन सकती, उसका गर्भाशय बच्चा कंसीव नहीं कर सकता। डॉक्टर के मुंह से ये सुनते ही मोनिका और श्लोक के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन दोनों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हम दोनों का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था जब नारायण और सुमित्रा को इस बात का पता चला कि उनकी बड़ी बहू कभी मां नहीं बन सकती, तो उन्हें भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। उन्हें मोनिका और श्लोक के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन सुमित्रा और नारायण ने ये सोचकर अपने मन को समझा लिया था, होने को कौन टाल सकता है, जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें मिलकर ही रहता है। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे। मोनिका और श्लोक अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे थे। नारायण सिंघानिया अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू की खबर लेते रहते थे। एक दिन की बात है, दीप्ति सुमित्रा जी के पास आई और बोली, मम्मी जी मुझे बहुत ही उल्टियाँ आ रही हैं और चक्कर से भी आ रहे हैं। इस पर सुमित्रा जी खुश होते हुए बोली, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा पीरियड मिस तो नहीं हुआ ना। इस पर दीप्ति ने कहा, मम्मी जी 2 महीने से मेरे पीरियड नहीं आए। तो सुमित्रा जी के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देने लगी थी। उन्होंने कहा, बहू तुम माँ बनने वाली हो, चलो हम लोग डॉक्टर को दिखा कर आते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। डॉक्टर ने भी बता दिया था कि दीप्ति माँ बनने वाली है। ये खबर जब घर में सबको पता चली तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और राज सिंघानिया की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जैसे ही ये खबर मोनिका और श्लोक सिंघानिया को पता चली तो उनके दिल पर तो सांप लौट गए थे।
उनको इस बात की जरा सी भी खुशी नहीं थी कि दीप्ति माँ बनने वाली है। वो लोग बड़े पापा और बड़ी मम्मी बनने वाले हैं। उन्हें दीप्ति से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। जहाँ सिंघानिया हाउस में खुशियों का माहौल था, वहीं मोनिका और श्लोक बहुत ही दुखी थे। वो दोनों इस बात को भूलने की कोशिश कर रहे थे कि वो माता पिता नहीं बन सकते, लेकिन जैसे ही दीप्ति के माँ बनने के बारे में पता चला तो उनके दुख ताज़ा हो गए। धीरे धीरे करके दिन गुजरते चले गए और दीप्ति ने एक बेटी को जन्म दिया। नारायण सिंघानिया और सुमित्रा सिंघानिया बेटी के आ जाने से बहुत ही खुश हो गए थे। सुमित्रा सिंघानिया ने अपनी पोती का नाम कोमल सिंघानिया रखा था। जब कोमल का जन्म हुआ था तो उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा बाहर घूमने के लिए गए थे। जब वो लोग वापस आए तो नारायण सिंघानिया ने दोनों को घर पर बुलाया था। वो लोग कोमल के लिए कपड़े लेकर आए थे। जब मोनिका ने कोमल को अपने हाथों में उठाया तो उसे एक बहुत ही अलग एहसास हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सुमित्रा सिंघानिया की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। कहते हैं जब बच्चा गोद में आता है तो उसका एक अलग ही एहसास होता है, और ये एहसास मोनिका को हो रहा था। कोमल को गोद में लेकर उसके साथ खेलकर श्लोक सिंघानिया को भी बहुत ही अच्छा लगा था। वो लोग पूरा दिन कोमल के साथ खेलते रहे। ये देखकर नारायण सिंघानिया और सुमित्रा सिंघानिया को बहुत ही अच्छा लगा था। शाम के 7 बज गए थे। दोनों अपने घर वापस चले गए। जब वो दोनों अपने घर चले गए तो मोनिका ने श्लोक से कहा, श्लोक, आज कोमल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। एक बच्चे की कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है। आज मोनिका के अंदर का सारा लालच खत्म हो गया था। उसे सिर्फ कोमल का मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने श्लोक से कहा, श्लोक, हम लोगों ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगकर बहुत ही गलत किया। मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे कोमल के साथ खेलना है, उसके साथ समय बिताना है। मैंने मम्मी जी के साथ बहुत चालाकियाँ की, उनको बहुत परेशान किया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। प्लीज़ श्लोक, अपने घर वापस चलो ना। लेकिन श्लोक ने घर वापस आने से साफ साफ मना कर दिया था। मोनिका, अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते, हमें यहीं पर रहना होगा। मोनिका, बंटवारे के लिए हमने ही पापा से कहा था, तो फिर अब हम लोग अपने घर वापस कैसे जा सकते हैं? ठीक है, अगर बंटवारा मैंने किया था तो आप बीच में बिल्कुल भी ना पड़े। अब जो भी करूँगी मैं खुद करूँगी। मोनिका एक दिन अपने ससुराल गई और उसने सुमित्रा जी से कहा, मम्मी जी, मुझे अपने घर वापस आना है। मुझे कोमल के साथ समय बिताना है और आप लोगों के साथ रहना है। मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। ये बोलते बोलते मोनिका की आंखों में आंसू आ गए थे। सुमित्रा सिंघानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं मोनिका की ये कोई चाल तो नहीं है, क्योंकि मोनिका ने तो हमेशा चाल ही चली है। जब कोई हमारे साथ हमेशा धोखा करता है तो उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही सुमित्रा सिंघानिया के साथ हो रहा था। मोनिका पर विश्वास करना सुमित्रा सिंघानिया को बहुत ही मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर मोनिका कोमल के साथ खेलती रही, दीप्ति से भी मिली और फिर अपने घर वापस चली गई। मोनिका के आंसू सुमित्रा जी का दिल पिघला रहे थे। शाम को सुमित्रा सिंघानिया और नारायण सिंघानिया बाहर घूमने के लिए निकल गए। वहीं पर सुमित्रा सिंघानिया ने नारायण सिंघानिया से कहा, नारायण, आज मोनिका बहू आई थी, वो अपने घर वापस आना चाहती है। आपको क्या लगता है कि हमें मोनिका बहू को घर वापस आने देना चाहिए या नहीं? इस पर नारायण सिंघानिया ने कहा, मोनिका, मैंने अभी कौन सा बंटवारा किया है? मैंने तो उसे अपनी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा दिया है। अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है जिस पर उन दोनों का अधिकार है, और वैसे भी भगवान ने इतना बड़ा दुख उन दोनों की झोली में डाल दिया है। वो दोनों माता पिता नहीं बन सकते, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उन्हें आने दो, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि हमारे दोनों बेटे बहू सब एक साथ मिलजुल कर रहें, लेकिन मोनिका और श्लोक ने खुद बंटवारा किया था। मैंने बंटवारे के लिए कभी नहीं कहा। नारायण सिंघानिया की यहाँ सुनकर सुमित्रा सिंघानिया को थोड़ी तसल्ली हो गई थी, और फिर उन्होंने मोनिका को फ़ोन करके बता दिया, मोनिका, तुम श्लोक से बात कर लेना और तुम इस घर में वापस आ सकती हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन मम्मी जी, आपने पापा जी से पूछा? तो सुमित्रा सिंघानिया ने कहा, मोनिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो
कि मैं तुम्हारे पापा जी से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। उन्होंने हाँ कर दी है, तभी मैंने तुम्हें फ़ोन करके बोला है। अब तुम श्लोक से बात कर लेना। तुम लोग जब चाहो तब घर में वापस आ सकते हो। ये खबर सुनकर मोनिका बहुत ही खुश हो गई थी और वो उछलने लगी थी। शाम को जैसे ही श्लोक ऑफिस से घर आया तो मोनिका ने कहा कि उसने घर पर बात कर ली है और मम्मी पापा ने उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी है। इसीलिए रविवार को हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। उन दोनों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और सिंघानिया निवास में वापस आ गए। सुमित्रा सिंघानिया ने एक बार फिर अपने बेटे श्लोक सिंघानिया और मोनिका सिंघानिया का घर में स्वागत किया। अगर देखा जाए तो मोनिका ने आज अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया था, जिसे उसने अपना मान लिया था। राज और दीप्ति भी बड़े भैया और भाभी को देखकर बहुत खुश हो गए थे। आज सुमित्रा सिंघानिया और नारायण सिंघानिया को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि आज नारायण सिंघानिया का पूरा परिवार एक साथ था, जिसका सपना सभी माता पिता देखते हैं कि उनका पूरा परिवार एक साथ रहे। सुमित्रा सिंघानिया ने कई बार देखा था कि मोनिका जब कोमल से खेलकर अपने कमरे में जाती थी तो वो फूट फूट कर रोती थी। ये बात उन्होंने नारायण सिंघानिया को बताई तो नारायण सिंघानिया ने एक फैसला किया और उन्होंने अपने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। सभी लोग हॉल में आ चुके थे, तभी नारायण सिंघानिया ने कहा, मोनिका और श्लोक, मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने एक अनाथ आश्रम में पता किया है, वहाँ पर 6 महीने का एक बच्चा है, बहुत ही प्यारा है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गोद ले लो। बच्चा गोद लेने की बात सुनकर मोनिका के चेहरे पर चमक आ गई और वो खुश होकर श्लोक की तरफ देखने लगी। श्लोक ने इशारों इशारों में हाँ कर दिया। नारायण सिंघानिया भी अपने बेटे बहू की हाँ सुनकर बहुत ही खुश हो गए और फिर नारायण सिंघानिया ने अनाथ आश्रम में सारे कागजात तैयार करवाने के लिए बोल दिया था और कुछ ही दिनों में कागजी कार्यवाही पूरी हो गई और फिर फाइनली वो समय आ गया जब मोनिका और श्लोक सिंघानिया ने एक बेटे को गोद लिया और उसका नाम रखा था वरुण। कहते हैं जब हम अपने परिवार के साथ रहते हैं तो हमारा परिवार हमारे सुख और दुख में बराबर का साथी होता है। कभी कभी हम गुस्से में आकर या फिर लालच में आकर घर का बंटवारा तो कर देते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर दुख और तकलीफ आते हैं तो हमें अपना परिवार ही दिखाई देता है। बंटवारा होने के बावजूद नारायण सिंघानिया का घर आज फिर एक हो गया था और उनका पूरा परिवार खुश है। धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। घर का माहौल बहुत ही अच्छा था। एक दिन अचानक से नारायण सिंघानिया को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नारायण सिंघानिया का जाना सुमित्रा सिंघानिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। एक दिन नारायण सिंघानिया का वकील आया और उन्होंने सबके सामने वसीयत पढ़ी। नारायण सिंघानिया ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के बीच में बांट दी थी, ऐसा सुमित्रा सिंघानिया का मानना था। लेकिन जब वकील ने उनकी वसीयत पढ़ी तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। नारायण सिंघानिया का 2 प्लाट के अलावा एक और प्लॉट भी था, जिसकी कीमत आज लगभग 2.5 करोड़ थी। वो प्लॉट आज भी सुमित्रा सिंघानिया के नाम पर है। अचानक से सुमित्रा सिंघानिया को नारायण सिंघानिया की बात याद आ गई। ये प्लाट नारायण सिंघानिया ने अपने बेटों को बिना बताए खरीदा था, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि माता पिता को थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद अपने पास अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षित करके रखना चाहिए, ताकि कल को उनके बच्चे उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर ना निकाल सके। 50 लाख रुपए उन्होंने अपने छोटे बेटे के नाम जमा करवा दिए और ये घर किसी के नाम नहीं किया था। ये घर अभी भी सुमित्रा सिंघानिया के नाम था। घर और प्लाट सुमित्रा सिंघानिया के नाम होने से बच्चों को कोई ऐतराज भी नहीं था। सुमित्रा सिंघानिया को प्रॉपर्टी का कोई लालच पहले से ही नहीं था। मरने से पहले उन्होंने भी एक वसीयत बनवाई। जो प्रॉपर्टी उनके नाम थी उसमें उनके मरने के बाद आधा आधा हिस्सा दोनों बच्चों के नाम हो जाएगा, ऐसा उन्होंने वकील से कहा। नारायण सिंघानिया के गुजर जाने के लगभग 3 साल बाद सुमित्रा सिंघानिया भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आज भी उनके बच्चे सिंघानिया हाउस में मिलजुल कर रहते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।